पढ़ी है। हमने अभी तक जितनी भी टर्म्स पढ़ी है, अब ज़रा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। हम उन सारी की सारी टर्म्स को दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये आरबीआई के टूल है, ठीक है। तो दो तरीके की नीति होती है, एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। मतलब वो टूल्स जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं उसको राजकोषीय नीति कहते हैं, और वो टूल जो आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं उसको जो है हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने कौन से टूल पढ़े हैं? अभी हमने जो टूल पढ़े हैं आरबीआई के पढ़े हैं। तो आरबीआई के टूल को मैंने क्या बोला, क्योंकि ये सारे के सारे टूल आरबीआई के कंट्रोल में हैं, इसलिए इनको मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जितने भी अभी हमने टूल पढ़े हैं उन टूलों को हम क्या कर सकते हैं, उन टूलों को हम जो है दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? सबसे पहला जो मतलब मौद्रिक नीति के अंदर जितने भी उपकरण आते हैं वो या तो होते हैं मात्रात्मक, या वो जो होते हैं वो होते हैं गुणात्मक। पहले जो है वो है मात्रात्मक और फिर जो है गुणात्मक। मात्रात्मक में कौन कौन से आते हैं? मात्रात्मक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई CRR, यहाँ पे SLR, यहाँ पे आपका रेपो रेट, यहाँ पे आपका बैंक रेट, और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका जो है खुले बाज़ार की क्रियाएं। ये 5 उपकरण जो है यहाँ पे आते हैं। गुणात्मक की अगर हम बात करें तो गुणात्मक के अंदर क्या आते हैं? गुणात्मक के अंदर आता है पहला सीमांत आवश्यकता, सबसे पहला। दूसरा जो आता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं साख की राशनिंग। क्या होता है अभी हम बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। और तीसरा जो उपकरण आता है इसको हम कहते हैं नैतिक दबाव। अब जरा बेटा ध्यान से समझेंगे, हमने उपकरण तो कितने सारे पढ़े थे, लेकिन कुछ कुछ उपकरण मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जैसे कि मैंने कौन कौन से उपकरण यहाँ पे नहीं लिखे? मैंने यहाँ पे LRR नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा, है ना। ये भी तो अभी मैंने पढ़े हैं ना, LRR पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट पढ़ा था और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था। ये भी तो हमने टर्म्स पढ़ी है। तो वो जो है बेटा जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो रह गए हैं, वो ये कह सकते हो अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। आरबीआई उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। LRR तो है ही नहीं, CRR और SLR का घटक होता है। रही बात इंटरेस्ट रेट की, वो तो कमर्शियल बैंक है ना, कमर्शियल बैंक जनता को लोन देता है, तो उस पर तो आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है इंटरेस्ट रेट का, वो तो कमर्शियल बैंक करेगा ना उसको। कमर्शियल बैंक का कंट्रोल तो इस पे है, CRR SLR पे। तो जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, आप ये कह सकते हो वो उपकरण नहीं है। जो ये हमने यहाँ पे लिखे हैं वो ही उपकरण है, वो बस बैंकिंग टर्म्स हैं जो यूज़ होती है। आपसे मीनिंग भी पूछा जा सकता है एक एक नंबर का। LRR का मीनिंग बताइए, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग बताइए, इसलिए हमें उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप कोई बोलो कि भाई जब आएगा ही नहीं तो पढ़ाया क्यों, तो वो एक नंबर में आ जाता है, वो टूल नहीं है इसलिए एक नंबर में आ जाता है। फिर अभी हम यही पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो भाई मैंने ये पढ़ा था CRR SLR रेपो रेट, बैंक रेट, खुले बाजार, सीमांत आवश्यकता, ये तो मैंने पढ़ा था। लेकिन ये नहीं पढ़ा मैंने साख की राशनिंग और क्या कहते हैं नैतिक दबाव। तो इसको हम अभी पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। तो पहले आपको ज़रा ये समझना है कि ये आलोक, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अभी तक जितने भी टूल पढ़े हैं आलोक, वो सारे टूल आरबीआई के टूल हैं। तो मैंने ये बोला जो आरबीआई के टूल्स होते हैं उसको मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिन टूलों का यूज़ करके आरबीआई अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करता है। और जितने भी हमने टूल पढ़े हैं मौद्रिक नीति के अंदर, या तो वो होते हैं मात्रात्मक या वो होते हैं गुणात्मक। मात्रात्मक में ये आते हैं और गुणात्मक में ये आते हैं। और जो हमने पीछे पढ़े हैं और मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो मैंने ये बोला कि वो टूल नहीं होते, आरबीआई उनका यूज़ नहीं करता न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के लिए। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे,
अब हमें एक एक टूल के बारे में पढ़ना है कि कौन सा टूल आरबीआई कब बढ़ाएगा और कब घटाएगा। अब जरा कब बढ़ाएगा और कब घटाएगा उसके लिए आपको सीआरआर क्या होता है ये, और जो अभी ऊपर सत्यनारायण की कथा जो पड़ी थी वो कि अधिमांग की सिचुएशन में क्या करेगा और न्यून मांग की सिचुएशन में क्या करेगा, वो अगर आपको पता है आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए जी, हमें इसको पढ़ना है कि अधिमांग की सिचुएशन में, अच्छा पहले आप ये समझिए कि मात्रात्मक क्या होते हैं और गुणात्मक क्या होते हैं। मात्रात्मक का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, उसको कहते हैं मात्रात्मक, जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? गुणात्मक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं गुणात्मक। ऐसी चीज़ें जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, जैसे कि काला गोरा मोटा पतला। जैसे मैं बोलूँ आकांक्षा मेरे से कितनी गोरी है, वरुण मेरे से कितना मोटा है, तो ये अब अगर मैं बोलूँ कि आकांक्षा मेरे से कितनी गोरी है तो ये नंबर में तो नहीं बता सकते। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे जो तथ्य होते हैं जिसको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, वो गुणात्मक होते हैं। तो अब आ जाइए मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर के साथ क्या करेगा और न्यून मांग की सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर के साथ क्या करेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अधिमांग में आरबीआई क्या चाहता है और न्यून मांग में आरबीआई क्या चाहता है और सीआरआर क्या होती है। तो अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई क्या चाहता है बेटा? अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई चाहता है मांग कम हो, क्योंकि मांग ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे बहुत आ रहे हैं, मांग कम हो। मांग कम कैसे होगी? मैंने बोला लोगों के पास पैसे कम करने पड़ेंगे। लोगों के पास पैसे कम कैसे होंगे? मैंने बोला कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम करने होंगे। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कैसे कम होंगे? अगर कमर्शियल बैंक के पास ही पैसे कम हो गए तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो कमर्शियल, ये सीआरआर बढ़ा देगा। हाँ, ये सीआरआर बढ़ा देगा। सीआरआर क्या था? वो न्यूनतम अनुपात जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ता था। तो पहले मान लो 5% था, तो अब आरबीआई बोलेगा ठीक है बेटा अब तू 7% दे मेरे को, और ज़्यादा पैसे मेरे पास रख। यही तो है सीआरआर क्या है? वो मिनिमम परसेंट जो सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई को देना है। तो अधिमांग में आरबीआई चाहता है कमर्शियल बैंक के पास से पैसे कम हो उसके पास, तो वो अपने पास ज़्यादा रखवा दे, तो वो सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा पैसे देने हैं आरबीआई को। तो जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे देने हैं आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएंगे। और यही तो चाहता है आरबीआई कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएं और लोन ना चढ़े, तो अधिमांग की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और न्यून मांग में क्या करेगा? वो न्यून मांग में सीआरआर को घटाएगा। सीआरआर को घटाने का क्या मतलब हुआ कि कमर्शियल बैंक को कम पैसे देने आरबीआई को, मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास अब ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, और अगर कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं तो बेटा वो ज़्यादा लोन चढ़ाएगा। तो न्यून मांग में यही तो चाहता है आरबीआई कि न्यून मांग की सिचुएशन में ज़्यादा लोन चढ़े, लोगों के पास पैसा आए और डिमांड बढ़े। तो सीआरआर का यूज़ उसने कैसे करा? अधिमांग में क्यों बढ़ाया और क्यों घटाया, ये आपको समझना है। अब आती है दूसरा कॉन्सेप्ट एसएलआर। अधिमांग की सिचुएशन में क्या होगा और न्यून मांग की सिचुएशन में क्या होगा। तो एसएलआर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अपने पास रखना है, लोन में नहीं देना एसएलआर का अमाउंट, अपने पास रखना मैंडेटरी है, आरबीआई का ऑर्डर है। तो एसएलआर के साथ क्या करेगा? एसएलआर के साथ क्या करेगा? एसएलआर को बढ़ा देगा। ये पैसा लोन में नहीं जा सकता एसएलआर वाला। तो आरबीआई बोलेगा बेटा तू पहले 20% अपने पास रखता था, तो अब तू एक काम कर, अब तू अपने पास 40% रख तू अपने पास। तो 40% रखने का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएंगे ना, अब 40% उसको अपने पास रखना है, और एसएलआर वाला पैसा लोन में नहीं चढ़ सकता, जो बाकी का जो बचा रहता है वो वाला चढ़ता है। तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा?
कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएंगे लोन में देने के लिए, और जब पैसे कम रह जाएंगे लोन में देने के लिए क्योंकि अपने पास ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कम लोन चढ़ेगा। और न्यून मांग की सिचुएशन में क्या कर देगा वो, SLR को घटा देगा कि अच्छा तू पहले 40% रखता था, चल एक काम कर, अब अर्थव्यवस्था में मांग कम है, अब तू अपने पास 20% रख, कम पैसा अपने पास रख। तो अपने पास कम रखना है तो उसके पास फिर लोन देने के लिए ज़्यादा बचेगा, तो वो ज़्यादा बचेगा तो लोगों को ज़्यादा लोन देगा, और ज़्यादा लोन देगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। यही तो चाहता है RBI, और क्या चाहता है। तीसरे उस पर आ जाइए। तीसरे का नाम है बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट या रेपो रेट, खासकर रेपो रेट। बैंक रेट क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है बेटा, हम यहाँ पे रेपो रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, लोन ही तो जा रहा है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, कि व्हेन रेपो रेट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। व्हेन रेपो रेट इंक्रीज, अबे जब उसको लोन महंगा मिलेगा तो हमें भी लोन महंगा मिलेगा, जब पीछे से सप्लाई ज़्यादा आ रही है। तो इसका यूज़ कैसे होता है ये ज़रा समझिए। अधि मांग में वो क्या करेगा और न्यून मांग में वो क्या करेगा। अधि मांग में क्या होगा और न्यून मांग में क्या होगा, ये ज़रा आप समझिए। आप खुद सोचिए, अधि मांग में बेटा वो क्या चाहता है, आलोक क्या चाहता है अधि मांग में, लोन ज़्यादा जाए या कम जाए। आलोक आवाज़ आ रही है, आशीष आवाज़ आ रही है। सर कम जाए। कम जाए, तो लोन कम कब जाएगा ये बताइए, जब रेपो रेट बढ़े या रेपो रेट घटे। अबे अधि मांग की, जब रेपो रेट बढ़ेगी। हाँ, जब रेपो रेट बढ़ेगी तो भाई मैंने बोला इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि हमको लोन महंगा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए ना, मैंने क्या बोला था अभी, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जनता को लोन देते हैं। तो RBI क्या करेगा, RBI चाहता है लोग कम लोन लें, तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगी कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी, तो पब्लिक को भी महंगा लोन मिलेगा, तो लोग लोन कम लेंगे। और न्यून मांग में वो क्या करेगा, न्यून मांग की स्थिति में रेपो रेट को कम कर देगा, क्योंकि जब रेपो रेट कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग लोन ज़्यादा लेंगे। तो ये इस तरीके से यूज़ होगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है खुले बाज़ार की क्रियाएं। खुले बाज़ार की क्रियाएं ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्या बताया था इसके अंदर, मैंने बोला था RBI प्रतिभूतियाँ क्या करता है, RBI प्रतिभूतियाँ मतलब कि शेयर्स, सिक्योरिटीज़ खरीदने का काम करता है। खरीदना और बेचना, किसको खरीदना और किसको बेचना, खासकर कमर्शियल बैंक पे टारगेट है। कमर्शियल बैंक को बेचना और कमर्शियल बैंक से खरीदना सिक्योरिटीज़ को। तो अब ज़रा सिक्योरिटीज़ को क्यों खरीदे कमर्शियल बैंक, क्या मिलेगा खरीदने से। सिक्योरिटीज़ को खरीदने से आप ये समझ लीजिए एक तरीके से इंटरेस्ट ही मिलेगा, ब्याज ही मिलेगा, ठीक है। वैसे तो उसको डिविडेंड कहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो उसको तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट चाहिए कहीं से भी आए, कैसे भी। तो RBI लालच देता है कमर्शियल बैंक को, बेटा ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो अब देखिए RBI कब खरीदेगा और कब बेचेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा अधि मांग की सिचुएशन की, अधि मांग की, मांग ज़्यादा है, RBI चाहता है कमर्शियल बैंक कम लोन दे, तो RBI कमर्शियल बैंकों को सिक्योरिटी बेचेगा। तो अगर कमर्शियल बैंक खरीदना चाहता है, कोई फोर्स नहीं है ज़बरदस्ती, अगर वो खरीदना चाहता है तो कमर्शियल बैंक को पैसे देने पड़ेंगे RBI को। तो अगर वो पैसे देगा RBI को तो कमर्शियल बैंक के पास तो पैसे कम रह जाएंगे, और अगर पैसे कम पड़ गए, पैसे कम हो जाएंगे तो लोन के लिए कम जाएगा। तो अधि मांग की सिचुएशन में RBI सिक्योरिटी बेचता है, ताकि अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड है खरीदने में
तो खरीदेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में थोड़ी मिलेगी। तो अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड है खरीदने में तो पैसे दे और सिक्योरिटी ले, और अगर पैसे देगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएंगे, और पैसे कम रह जाएंगे तो लोन कम चढ़ेगा। तो यही तो चाहता है आरबीआई कि अधिमांग में पैसे कम हो जाए और लोन कम जाए। तो अधिमांग में बेचता है और न्यून मांग में क्या करता है आरबीआई? आरबीआई बेच रहा है, आरबीआई, ठीक है, किसको बेच रहा है? कमर्शियल बैंक को। और न्यून मांग में क्या होता है? न्यून मांग में वही सिक्योरिटी अगर कमर्शियल बैंक बेचना चाहते हैं, आरबीआई खरीद रहा है, आरबीआई वही सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से। तो अगर आरबीआई खरीदेगा तो सिंपल सी बात है, जब बेची थी तो फ्री में थोड़ी बेची थी। अब आरबीआई वही सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से खरीद रहा है तो आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को। तो जब आरबीआई वही सिक्योरिटी खरीदेगा कमर्शियल बैंक से तो आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, और जब वो पैसे जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास तो उसके पास पैसे आएंगे कमर्शियल बैंक के पास, और जब पैसे आएंगे कमर्शियल बैंक के पास तो बेटा फिर वो लोन में चढ़ाएगा पैसे आगे, और जब लोन में चढ़ेंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो बेटा लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे, यही तो आरबीआई चाहता है कि न्यून मांग की सिचुएशन में लोग डिमांड करें। तो क्यों खरीद रहा है, क्यों बेच रहा है, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आने वाला है जो ऊपर वाली हमने चैन पढ़ी थी वो आपको समझ में आती है। तो ये हमने जो टूल पढ़े हैं बेटा, ये हमने पढ़े हैं मात्रात्मक। अब हम बात करते हैं गुणात्मक की। गुणात्मक के अंदर आता है सबसे पहला सीमांत आवश्यकता। ये जो उपकरण है बेटा, मैंने बोला गुणात्मक का मतलब होता है, गुणात्मक का मतलब होता है जिसको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेटा मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है, दोनों ही है, लेकिन काउंट इसको गुणात्मक में किया जाता है। तो मैंने बोला था जी 80,000 रुपये का लोन लेने के लिए 80,000 का लोन चाहिए, 1 लाख की सिक्योरिटी रखनी है, 1 लाख की चीज़ गिरवी। तो क्या करना पड़ेगा जी ऐसी स्थिति में? 20,000 रुपये का जो डिफरेंस आया था वो थी सीमांत आवश्यकता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अधिमांग में आरबीआई क्या चाहता है? अधिमांग में आरबीआई चाहता है लोग कम लोन लें। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा? ऐसी स्थिति में आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा कि पहले 80,000 के लोन के लिए 1 लाख की ज़रूरत थी, अब बेटा 1.5 लाख रुपए की चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, तब जाके 80,000 का लोन मिलेगा। गिरवी का अमाउंट ज़्यादा कर दिया तो गिरवी का अमाउंट ज़्यादा कर दिया तो लोग कम लोन लेंगे, सिंपल सी बात है। या वो ऐसा भी कर सकता है कि पहले 1 लाख की सिक्योरिटी पे 80,000 का लोन मिलता था, अब 1 लाख की सिक्योरिटी पे 50,000 का लोन मिलेगा, ऐसा भी कर सकता है। कुछ भी कर दे, लोन का अमाउंट कम कर दे या गिरवी का बढ़ा दे, कैसे भी करके लोन ही तो कम करना है, लोग कम लोन ले, यहाँ पे भी कम लेंगे वहाँ पे भी। तो अधिमांग में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ती है। अब बढ़ने का मतलब है गिरवी ज़्यादा रखना है अब लोगों को, तो जब गिरवी ज़्यादा रखना होता है लोगों को तो लोग कम लोन लेते हैं, और न्यून मांग में मार्जिन। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए वरुण। आवाज कट रही थी इसलिए बोल रही। अच्छा तो सर आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, अधिमांग की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि लोगों को ज़्यादा गिरवी रखना पड़े, तो ताकि लोग कम लोन लें, क्योंकि गिरवी ज़्यादा रखना पड़ रहा है तो लोग कम लोन लेंगे, न्यून मांग में कम हो जाएगा। अगला क्या कॉन्सेप्ट है? अगला कॉन्सेप्ट था हमारा साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, ये क्या था साख की राशनिंग? साख की राशनिंग का मतलब होता है, राशनिंग का मतलब जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है कोटा। कोटा का मतलब होता है लिमिट फिक्स कर देना, लिमिट फिक्स कर देना। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सभी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, सभी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं, अलग अलग टाइप की व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, तो आरबीआई क्या करता है? सभी बिजनेस एक्टिविटी की लिमिट फिक्स कर देता है कि जी इस बिजनेस एक्टिविटी में इससे ज़्यादा लोन नहीं चढ़ा सकते आप। कमर्शियल बैंक को कहता है इस सेक्टर की इतनी लिमिट है, आईटी सेक्टर में इतना लोन जाएगा, इस सेक्टर में इतना जाएगा, फलाना में इतना जाएगा, ढिमकाना में इतना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पैसा पहुँच जाएगा, और जहाँ पैसे की कम ज़रूरत है वहाँ पैसा कम पहुँचेगा। तो इसको कहते हैं साख की राशनिंग, लिमिट फिक्स कर देना, कोटा फिक्स कर देना।
और लास्ट है बेटा नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का क्या मतलब होता है? नैतिक दबाव के अंदर दो वर्ड आते हैं, पहला है उदार और दूसरा होता है चयनात्मक। क्या इसका क्या मतलब है? उदार का मतलब होता है सबको लोन देना है, सबको लोन देना है। चयनात्मक का मतलब होता है सबको लोन नहीं देना, गिने चुनों को देना है, चयन करके देना है, सबको लोन नहीं देना। तो सबको लोन नहीं देना, किसी किसी को देना है। तो बेटा आप खुद सोचिए, जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है उदार हो जा। उदार हो जा का मतलब सबको लोन देना है, कैसे भी करके किसी भी कस्टमर को मना नहीं कर, डिमांड कम है, डिमांड को बढ़ाना है, तो कैसे भी करके उदार हो, कैसे भी करके हर कस्टमर को लोन जाना चाहिए। लेकिन जब अधिमांग की सिचुएशन होती है तो वो कहता है ओ भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, तू एक काम कर, अब तू चयनात्मक हो जा, सबको लोन नहीं देना, सिलेक्टिवली लोन देना है। तो ये दो वर्ड क्या होते हैं, ये सिर्फ बोलने से ही काम हो जाता है। अब देखो यहाँ नंबर वाली बातें नहीं आ रही ना, कि ये उदार इतना %, चयनात्मक कितना %, यहाँ नंबर की बात नहीं आ रही, इसलिए ये गुणात्मक है। यहाँ नंबर की बातें नहीं आ रही हैं, इसलिए ये गुणात्मक है। तो हमारा लास्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, कॉन्क्लूज़न। अब आपका मैं काम आसान कर देता हूँ, आपने समझ तो लिया है सारा, अब ज़रा समझिए। आपको बेटा बस ये ध्यान रखना है कि जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, अधिमांग की, तो बेटा CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब बढ़ते हैं। और न्यून मांग की सिचुएशन में CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब घटते हैं। और रही बात खुले बाज़ार की क्रियाएं और उसकी साख की राशनिंग की, वो खरीदने बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, वो बढ़ना घटना नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आया है। तो ये हमारा कंक्लूज़न निकला है। तो किस टूल का आरबीआई किस तरीके से यूज़ कर रहा है, क्यों बढ़ा रहा है और क्यों घटा रहा है, ये मुद्दा बेटा आपने यहाँ पे समझा है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ऊपर से नहीं जा रहा होगा। रटोगे अगर उस चीज़ को तो दिक्कत हो जाएगी, समझोगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर समझोगे तो, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो सर। हाँ जी सर ये